नमस्कार, संसद समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निखिल सिंह और समाचार पहले लोकसभा से। लोकसभा और सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभा के चुनाव एक साथ कराने के प्रावधान वाले ऐतिहासिक संविधान 129वां संशोधन विधेयक 2024 को लोकसभा में पुनर्स्थापित करने के सरकार के प्रस्ताव को सदन ने मंगलवार को स्वीकार कर लिया। विधि एवं न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल द्वारा पेश किए गए इस विधेयक पर विपक्ष ने गहरी आपत्ति जताई। कांग्रेस समेत विभिन्न दलों के सदस्यों ने इसे संविधान और संघवाद के खिलाफ बताते हुए इसका विरोध किया। विधेयक को पेश करने पर सत्ता और विपक्ष के बीच लंबे वाद विवाद के बाद इस पर मत विभाजन कराया गया। मत विभाजन में संविधान के 129वां संशोधन विधेयक 2024 और संघ राज्य क्षेत्र विधि संशोधन विधेयक 2024 विधेयकों को पुनर्स्थापित करने के पक्ष में 269 मत और विरोध में 198 वोट पड़े। सदन ने इन विधेयकों को बारीकी से समीक्षा करने के लिए संसद की संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजने का प्रस्ताव पारित किया है। विधेयक को पेश करते हुए श्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि संविधान संशोधन का ये विधेयक संविधान सम्मत है और किसी भी रूप में ये राज्य की शक्तियों को कम नहीं करता है। इन विधेयकों से संविधान के मूल ढांचे में कोई छेड़छाड़ नहीं होती है। इससे कोई ना तो संसद की शक्ति में कमी आ रही है और ना ही विधानमंडल की शक्ति में कमी आ रही है। उन्होंने कहा कि हम संविधान की किसी सूची में संशोधन नहीं कर रहे हैं तो संघीय ढांचे पर कैसे हमला होगा। उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का धन्यवाद करते हुए कहा कि यह बहुत विस्तृत चर्चा के बाद इस विधेयक को लाया गया है। इस संबंध में सर्वदलीय बैठक में भी चर्चा हुई जिसमें बहुमत संशोधन करने के पक्ष में थे। उन्होंने कहा कि यह विधेयक 41 साल से लंबित था जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निर्णय लेकर बदलाव करने का संकल्प लिया है। उन्होंने दोनों विधेयकों को संयुक्त संसदीय समिति में भेजने की सिफारिश की। इससे पहले सरकार ने लोकसभा में मंगलवार को एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक पेश किया और विपक्ष ने इसे संघीय ढांचे के खिलाफ बताते हुए विधेयक को वापस लेने की मांग की। कांग्रेस के मनीष तिवारी ने विधेयकों का विरोध करते हुए कहा कि ये हमारे लोकतंत्र और संघीय ढांचे के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि भारत में संघवाद की व्यवस्था है और ये विधेयक पूरी तरह से संविधान की इस व्यवस्था के खिलाफ है। समाजवादी पार्टी के धर्मेंद्र यादव ने विधेयकों का विरोध किया और इसे संविधान की मूल भावना के खिलाफ बताया। उन्होंने इन विधेयकों को तानाशाही का परिणाम बताया और इन्हें वापस लेने की सरकार से मांग की। कांग्रेस के गौरव गोगोई ने इन विधेयकों को देश के वोटरों के मतदान करने के अधिकार पर आक्रमण बताया। उन्होंने विधेयक को संसद की संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी को भेजने की मांग की। इन विधेयकों में राष्ट्रपति को राज्य की विधानसभाओं को भंग करने का इतना अधिकार दिया गया है जितना पहले नहीं था। चुनाव आयोग को भी राज्य सरकारों को बर्खास्त करने का अधिकार दिया गया है, जो गलत है। तृणमूल कांग्रेस के कल्याण बैनर्जी ने विधेयकों को संविधान की मूल भावना के खिलाफ बताया। उन्होंने कहा कि राज्यों के चुनाव वहां की सरकार के कार्यकाल की अवधि पर निर्भर करते हैं और केंद्र के चुनाव केंद्र सरकार के कार्यकाल पर, तो फिर एक साथ चुनाव कैसे कराए जा सकते हैं। इसमें राज्यों की स्वायत्तता को खत्म किया जा रहा है। ध्यान रहे कि एक ही पार्टी हमेशा नहीं रहती है और एक दिन सत्ता बदल जाएगी। यह चुनाव सुधार नहीं, सिर्फ एक व्यक्ति की इच्छाओं को पूरा करने वाला विधेयक है। द्रमुक के टीआर बालू ने इस विधेयक को संविधान विरोधी बताते हुए इसे संसद में लाए जाने पर ही सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि जब सरकार के पास 2/3 बहुमत नहीं है तब उसे किस तरह विधेयक लाने की अनुमति दी गई है। इस पर अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि मैंने अभी अनुमति नहीं दी है, उन्होंने प्रस्ताव रखा है, संसद अनुमति प्रदान करती है। यूआईएमएल के ईटी बशीर ने विधेयक को संविधान पर हमला बताया। शिवसेना यूबीटी के अनिल यशवंत देसाई ने विधेयक को राष्ट्र के संघीय ढांचे पर हमला करार दिया। उन्होंने कहा कि राज्यों की विधानसभाओं के अधिकारों को कम नहीं किया जाना चाहिए। एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि इन विधेयकों के लागू हो जाने से राज्यों में राष्ट्रपति शासन की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि यह विधेयक एक आदमी के अहम को बढ़ावा देने के लिए लाया गया है। मैं इन विधेयकों का विरोध करता हूं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार की सुप्रिया सुले ने कहा कि यह विधेयक संघवाद और संविधान के विरुद्ध है। सांसद विधायक 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, उन्हें बीच में क्यों हटाया जाए। उन्होंने कहा कि यह विधेयक का विरोध करती हैं, विधेयक को वापस लिया जाए
और या तो इसे संयुक्त संसदीय समिति में भेजा जाए। रेवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी के एनके प्रेमचंद्रन ने कहा कि यह विधेयकों का पुरजोर विरोध करते हैं। यह संघवाद की मूल भावना के विरोध में है। इसे लाने से संघवाद के ढांचे का विरोध होगा। इस पर व्यापक चर्चा होनी चाहिए थी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विधेयक पर चर्चा के दौरान हस्तक्षेप करते हुए कहा कि जब यह संविधान संशोधन विधेयक कैबिनेट के पास चर्चा में आया था, तभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि इसे जेपीसी को देना चाहिए। इस पर सभी स्तर पर विस्तृत चर्चा होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इस वजह से ही मुझे लगता है कि इसमें सदन का ज्यादा समय खर्च किए बगैर अगर मंत्री जी कहते हैं कि वह इसे जेपीसी को सौंपने को तैयार हैं, तो जेपीसी में सारी चर्चा होगी और जेपीसी की रिपोर्ट के आधार पर कैबिनेट इसे पारित करेगी। तभी फिर से इस पर सारी चर्चा होगी। लोकसभा ने वर्ष 2024-25 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगों के प्रथम बैच पर विपक्षी सदस्यों द्वारा लाए गए संशोधन प्रस्तावों को अस्वीकार करते हुए तत्संबंधी विनियोग विधेयक को आज ध्वनिमत से पारित कर दिया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अनुदानों की अनुपूरक मांगे वर्ष 2024-25 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगे प्रथम बैच पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि सरकार भ्रष्टाचार को लेकर सख्त है और आर्थिक अपराधियों को किसी भी स्तर पर बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी सहित सभी भगोड़े आर्थिक अपराधियों की संपत्तियों को कुर्क कर बैंकों का पैसा लौटाया गया है। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में मनरेगा जैसी योजनाओं में गड़बड़ी सामने आई है और राज्य सरकार के अधिकारियों के सामने केंद्रीय जांच दल ने गड़बड़ी का खुलासा किया है। इसलिए वहां तब तक शेष राशि केंद्र से नहीं जाएगी जब तक राज्य सरकार इन गड़बड़ियों को दूर नहीं करती है। उन्होंने कहा कि संपर्क सरकार में खुदरा मुद्रास्फीति 10% से ऊपर चली गई थी। वर्ष 2009 से 2014 में 11% और फिर नीचे आ गई। एनडीए के समय मुद्रास्फीति संपर्क की तुलना में बेहतर है। कांग्रेस के समय रसोई गैस का सिलेंडर सिर्फ पहुंच वाले लोगों को मिलता था, लेकिन एनडीए के समय में यह करीब करीब सबको मिल रहा है। गैस कनेक्शन 14.5 करोड़ से अप्रैल में 34.65 करोड़ हो गया है। अब देश के लगभग हर घर में गैस कनेक्शन पहुंच गया है। सरकार ने उज्ज्वला योजना शुरू की, जिसके जरिए 10.33 करोड़ गैस कनेक्शन गरीबों को दिए गए हैं। उन्होंने 503 रुपए की दर से सिलेंडर दिया जा रहा है। आज बेरोजगारी की दर भी घटी है और ये 6% से घटकर 2023-24 में 3.2% पर आ गई है। उन्होंने ईपीएफओ पर कहा कि इसमें 91 लाख से अधिक सब्सक्राइबर जुड़े हैं, जो कि पिछले साल की इस अवधि की तुलना में 19% अधिक हैं। वित्त मंत्री ने निवेश में कमी को लेकर सदस्यों की चिंता का जवाब देते हुए कहा कि हमारा ध्यान बजट में पूंजीगत खर्च बढ़ाने पर है और बजट में 11.11 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है और इसमें राज्यों को दिए गए पूंजीगत अनुदान को जोड़ दिया जाए तो यह 15.02 लाख करोड़ रुपए हो जाता है। माफ कीजिएगा। इसका उद्देश्य आर्थिक भागीदारी और बढ़ोतरी को गति प्रदान करना है, क्योंकि पूंजीगत मद पर 1 रुपए का खर्च आर्थिक गतिविधियों को व्यक्तिगत खर्च की तुलना में 3 से 4 गुना बढ़ाता है। उन्होंने कहा कि सरकार पूंजीगत खर्च के माध्यम से दूर दराज के क्षेत्रों को जोड़ने, बुनियादी सुविधाओं को बढ़ाने, सार्वजनिक ढांचे को मजबूत करने तथा कौशल विकास जैसे कार्यों में गति ला रही है। इससे पहले कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को संसद में कहा कि केंद्र सरकार के 2014 के बाद से किसानों की आय में वर्ष 2018-19 तक करीब 5 गुना वृद्धि हो चुकी थी और नए आंकड़े आने पर यह उससे भी 2 गुना होने की संभावना है। शिवराज सिंह चौहान ने लोकसभा में मंगलवार को प्रश्नकाल में किसानों की आय से जुड़े एक सवाल के जवाब में कहा कि वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के आने के पहले वर्ष 2013-14 में किसानों की औसत आय 2,115 रुपए हुआ करती थी, जो वर्ष 2018-19 में बढ़कर 10,218 रुपए हो गई थी। उसके बाद अब तक कोई गणना नहीं हुई है। अगले साल किसानों की आय की गणना की जानी है। उन्हें विश्वास है कि किसानों की आय इन आंकड़ों की दोगुनी से अधिक दर्ज की जाएगी।
शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सरकार ने 2014 से ही किसानों की आय को दोगुना करने का संकल्प लिया था। इसके लिए 6 सूत्रीय योजना पर काम किया गया है, जिसमें कृषि उत्पादन बढ़ाना, उत्पादन की लागत कम करना, कृषि पर लागत का 1.5 गुना न्यूनतम समर्थन मूल्य देना, किफायती वित्तीय सहायता देना, कृषि विविधीकरण और जैविक खेती को बढ़ावा देना शामिल है। उन्होंने कहा कि मोटे अनाज के उत्पादन को भी बढ़ावा दिया गया है। किसान सम्मान निधि के अंतर्गत बहुत से राज्यों में किसानों के नाम नहीं जोड़े जाने के बारे में पूछे जाने पर कृषि मंत्री ने कहा कि कृषि चूंकि राज्यों का भी विषय रहता है, तो इसमें संविधान सभी निर्णयों में क्रियान्वयन की शक्ति राज्य सरकारों के पास होती है। बहुत से राज्यों में कुछ नाम छूट भी गए थे। उन्होंने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान लगभग 1 करोड़ किसानों के नाम प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत जोड़े गए हैं। उन्होंने कहा कि मैं वचन देता हूं कि प्रत्येक पात्र किसान का नाम जोड़ा जाएगा और योजना का लाभ दिया जाएगा। आगे देखेंगे राज्यसभा से समाचार, लेकिन रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। कहीं मत जाइएगा, हम जल्द हाजिर होंगे। आर्थिक जगत की सुर्खियां आम आदमी के लिए क्या है मायने, शेयर बाजार और दूसरे फाइनेंशियल मार्केट्स के तमाम अपडेट्स, कारोबार जगत की बड़ी खबरों का सटीक और सरल विश्लेषण। देखिए इकोनॉमी टुडे डीडी न्यूज पर। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और अब समाचार राज्यसभा से। राज्यसभा में नेता सदन और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मंगलवार को कहा कि कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकारों द्वारा अनुच्छेद 356 के बार बार किए गए दुरुपयोग के इतिहास को देखते हुए सरकार ने एक देश एक चुनाव विधेयक लाने का फैसला किया है। भारत के संविधान की 75 वर्षों की गौरवशाली यात्रा पर राज्यसभा में हो रही चर्चा के दूसरे दिन बहस को आगे बढ़ाते हुए नड्डा ने कांग्रेस पर संविधान की भावना को बदलने और उसे पुनः लिखने का प्रयास करने का आरोप लगाया। उन्होंने प्रमुख विपक्षी पार्टी से भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में काले अध्याय के रूप में दर्ज आपातकाल के 50 वर्ष पूरे होने पर अगले वर्ष 25 जून को आयोजित होने वाले संविधान हत्या दिवस कार्यक्रम में प्रायश्चित स्वरूप शामिल होने का आह्वान किया। नड्डा ने कहा कि आज आप एक देश एक चुनाव के विरोध में खड़े हो रहे हैं। आपके कारण ही एक देश एक चुनाव लाना पड़ रहा है, क्योंकि 1952 से 1967 तक देश में एक साथ ही चुनाव होते थे। आपने यानी कांग्रेस ने अनुच्छेद 356 के इस्तेमाल से राज्यों की चुनी हुई सरकारों को बार बार गिराया और कई राज्यों में अलग अलग चुनाव की स्थिति लाकर खड़ी कर दी। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस की सरकारों ने अनुच्छेद 356 का 90 बार इस्तेमाल किया। कांग्रेस की सरकारों द्वारा किए गए विभिन्न संविधान संशोधनों का उल्लेख करते हुए नेता सदन ने कहा कि क्या देश को कोई खतरा था कि देश पर आपातकाल थोपा गया। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि आपातकाल के दौरान प्रजातंत्र का गला घोंटने का प्रयास हुआ। अगर आपके दिल में कहीं भी प्रायश्चित है तो मैं आह्वान करता हूं और आपको समय से पहले बताता हूं, 25 जून 2025 को लोकतंत्र विरोधी दिवस कार्यक्रम में आप शामिल हों। उल्लेखनीय है कि पिछले साल सरकार ने 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में घोषित किया था। देश में 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक की अवधि आपातकाल की अवधि थी, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सरकार ने महत्वपूर्ण कार्यपालिका और विधायी परिवर्तन लागू करने के लिए संविधान में विशेष प्रावधानों का उपयोग किया था। नड्डा ने संविधान निर्माता बाबा साहब अंबेडकर का हवाला देते हुए कहा कि बाबा साहब ने कहा था कि संविधान चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, यदि संविधान को मानने वाले लोग खराब निकले तो निश्चित रूप से संविधान खराब सिद्ध होगा। दूसरी तरफ अगर संविधान को मानने वाले लोग अच्छे हुए तो संविधान अच्छा सिद्ध होगा। उन्होंने कहा कि यह चाहे आपातकाल हो या अनुच्छेद 370 हो, कांग्रेस ने संविधान से छेड़छाड़ का कोई मौका नहीं छोड़ा। चर्चा में भाग लेते हुए मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के जॉन ब्रिटॉस ने कहा कि संविधान की 75 साल की यात्रा बेहद गौरवान्वित करने वाली है, लेकिन इसे संविधान की 65 साल की यात्रा कहना बेहतर होगा, क्योंकि इस सरकार ने हमेशा ये बताने का प्रयास किया कि 65 साल तक तो देश में कोई विकास हुआ ही नहीं। जो कुछ भी विकास हुआ वह इस सरकार के 10 वर्ष में ही हुआ। ब्रिटॉस ने कहा कि लोकतंत्र विश्वास के आधार पर चलता है और संवैधानिक संस्थाओं पर विश्वास जरूरी है। उन्होंने सवाल किया कि कैग, चुनाव आयोग से लेकर संसद और मीडिया तक क्या आज देश में विश्वास कहीं नजर आता है। उन्होंने कहा कि केवल एक ही व्यक्ति को सरकार
इन सब के लिए जिम्मेदार ठहराती है और वो है जवाहरलाल नेहरू। उन्होंने कहा कि सरकार कब तक हर समस्या के लिए जवाहरलाल नेहरू को जिम्मेदार ठहराती रहेगी। क्या आपने क्या किया है? माकपा सदस्य ने कहा कि आज देश में अघोषित आपातकाल है। उन्होंने कहा कि एक सप्ताह तक अमेरिकी उद्योगपति जॉर्ज सोरोस के मुद्दे पर संसद को चलने नहीं दिया गया और ये सत्ता पक्ष की ओर से हुआ। उन्होंने कहा कि दूसरे सदन में प्रधानमंत्री ने 10 मंत्र बताते हुए खुद कहा कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। जब आप अपने कर्तव्यों की बात करते हैं तो आप अपने कर्तव्य का पालन क्यों नहीं करते? आप क्यों आज तक मणिपुर नहीं गए? उन्होंने दावा किया कि विपक्ष शासित राज्यों के साथ सौतेला व्यवहार किया जाता है और केरल इसका उदाहरण है, जहां वायनाड प्राकृतिक आपदा में तहस नहस हो गया, लेकिन केंद्र ने 1 रुपए की भी मदद नहीं दी। तृणमूल कांग्रेस की सुष्मिता देव ने चर्चा में हिस्सा लेते हुए कहा कि बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान के माध्यम से देश में सभी को समानता का अधिकार दिया, लेकिन आज हम ये नहीं कह सकते कि देश में समानता है, क्योंकि देश की 40% संपत्ति 1% लोगों के हाथ में है। उन्होंने कहा कि आज कॉरपोरेट घरानों के कर्ज माफ किए जाते हैं, लेकिन किसानों के कर्ज माफ नहीं किए जाते। मध्यम वर्ग कर दे देकर बेहाल है, लेकिन उसे राहत कहाँ मिल रही है? सुष्मिता ने कहा कि नोटबंदी और लॉकडाउन सहित सरकार की विनाशकारी नीतियों ने अर्थव्यवस्था की कमर तोड़कर रख दी है। यह आर्थिक असमानता है। उन्होंने कहा कि सामाजिक असमानता भी देखें। भाजपा के इतने सांसदों ने संविधान पर चर्चा में अपनी बात रखी, लेकिन मणिपुर पर एक भी सांसद ने कुछ नहीं कहा, सब मौन रहे। पूर्वोत्तर की सांसद होने के नाते मैं यह मांग करती हूं कि मणिपुर पर मौन के लिए पूर्वोत्तर से सत्ता पक्ष के सभी सांसदों और मंत्रियों को इस्तीफा दे देना चाहिए। पूर्व प्रधानमंत्री एवं जनता दल एस के नेता HD देवेगौड़ा ने चर्चा में भाग लेते हुए कहा कि संविधान पर चर्चा करने से पहले हमें आत्ममंथन करना चाहिए और सोचना चाहिए कि क्या ये चर्चा करना ही सब कुछ है या हम वास्तव में संविधान का पालन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि संविधान के पालन की बदौलत ही देश आज ऊंचाई के इस मुकाम पर पहुंच पाया है और आगे भी यह सफर जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि पहले की तुलना में आज बहुत कुछ बदला है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। देवेगौड़ा ने कहा कि किसानों की समस्या का हल निकालना जरूरी है, क्योंकि यह देश के अन्नदाता हैं। उन्होंने सरकार से अनुरोध किया कि किसानों से यथाशीघ्र बातचीत कर उनकी समस्याओं का वाजिब समाधान निकाला जाए। चर्चा में भाग लेते हुए कांग्रेस के सैयद नसीर हुसैन ने कहा कि कांग्रेस की विभिन्न सरकारों ने देश के विकास के लिए जो संविधान में संशोधन किए, उन पर आपत्ति करना बेईमानी है। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार को सत्ता का नशा हो गया है और इसीलिए वह निर्वाचित प्रतिनिधियों की खरीद फरोख्त कर चुनी हुई सरकारों को गिरा रही है। हुसैन ने कहा कि भारत के संविधान में अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करने की गारंटी दी गई है। उन्होंने कहा कि हम बहुत तेजी से अल्पसंख्यकों से घृणा करने वाले देश बनते जा रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस की ममता ठाकुर ने चर्चा में भाग लेते हुए अपनी बात बंगला में रखी और उन्होंने संविधान के निर्माण में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की भूमिका की सराहना की। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने मौलिक अधिकारों का जिक्र करते हुए कहा कि 75 साल में ये दौर भी आया था जब लोगों के मौलिक अधिकार छीन लिए गए थे। उन्होंने कहा कि तब असहमति की आवाज़ों को कुचला गया था और तत्कालीन सरकार का समर्थन करने वालों को रसूखदार पद दिए गए थे। श्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि कांग्रेस आदिवासियों की बात करती है, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने जनजातीय मंत्रालय बनाया। यादव ने कहा कि संविधान केवल चर्चा की वस्तु नहीं है, बल्कि इसे आत्मा के साथ आत्मसात करना चाहिए। चर्चा में भाग लेते हुए कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ने कहा कि काका कालेलकर की रिपोर्ट को पेश करने के बाद 22 साल तक दबा कर रखा गया। उन्होंने कहा कि 1947 में छात्रों को आंदोलन करने पर क्यों मजबूर होना पड़ा। ठाकुर ने कहा कि समाज में कमजोर तबकों की आवाज़ उठाने की बात जो संविधान में लिखी गई है, उसे पूरा करने के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने का काम पहले क्यों नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर सहित जिस भी नेता ने इस वर्ग को आरक्षण दिया, उसकी सराहना की जानी चाहिए। आम आदमी पार्टी के अशोक कुमार मित्तल ने चर्चा में भाग लेते हुए कहा कि एक समय भारत को सांप सपेरों का देश कहा जाता था, वह आज एक आत्मनिर्भरता वाला देश बन गया है, जिसका कारण भारत का संविधान है। YSR कांग्रेस के गोला बाबूराव ने चर्चा में भाग लेते हुए कहा कि सरकार को समाज के कमजोर और निर्धन तबकों के कल्याण के लिए मजबूत कदम उठाना चाहिए, क्योंकि यह संविधान की भावना के अनुरूप है। राष्ट्रीय जनता दल के मनोज झा ने चर्चा में हिस्सा लेते हुए कहा कि भले ही भाजपा 100 साल तक चुनाव जीत ले,
किंतु प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जहां खड़े थे वहीं खड़े रहेंगे। उन्होंने कहा कि नेहरू हमेशा तानाशाही और अधिनायकवाद के खिलाफ थे। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के अब्दुल वहाब ने कहा कि समाज में कुछ ऐसे कमजोर तबके के लोग हैं जिनके कल्याण के लिए सरकार और समाज को गंभीरता से सोचना चाहिए। बीजू जनता दल के निरंजन बिशी ने संविधान लागू होने के 75 वर्ष बाद भी अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को उच्च शिक्षा, रोजगार एवं पदोन्नति में समुचित आरक्षण नहीं मिल पाने की बात कही। तृणमूल कांग्रेस की मौसम नूर, नदीमुल हक, सागरिका घोष, रीताब्रता बनर्जी, कांग्रेस के राजीव शुक्ला, रजनी अशोक राव पाटिल, चंद्रकांत हंडोरे, यूपीपीएल के रंगरवा नरजारी, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, विक्रमजीत सिंह साहनी, पीएमके के डॉक्टर अंबुमणि रामदास, भाजपा के संतोष कुमार पी, शिवसेना के संजय राउत, निर्दलीय अजीत कुमार भुवन, भाजपा के मनन कुमार मिश्रा, दिनेश शर्मा, IUML के हारिस श्री बीरन, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के डॉक्टर फौजिया खान, KCM सदस्य जोश के मणि, सपा के रामगोपाल यादव, झारखंड मुक्ति मोर्चा की महुआ माझी, BRS के KR सुरेश रेड्डी ने भी हिस्सा लिया चर्चा में। इसके अलावा चर्चा में बसपा के रामजी लाल, शिवसेना की प्रियंका चतुर्वेदी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले, तृणमूल कांग्रेस के डेरेक ओब्रायन, तेदेपा के साना सतीश बाबू, मस्तान राव यादव, ब्रीडा, द्रमुक के R गिरिराज, अन्ना द्रमुक के R धरनार, निर्दलीय कार्तिकेय शर्मा ने भी हिस्सा लिया। चर्चा का जवाब देते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि भारत एक महान देश है और भारत का संविधान भी महान है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और भारत लोकतंत्र की जननी भी है। उन्होंने कहा कि दुनिया के विभिन्न देशों के संविधान बदलते रहे हैं या उन्हें दोबारा लिखा गया है, लेकिन हमारा संविधान नहीं बदला। संविधान निर्माताओं के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए शाह ने कहा कि उनकी दूरदृष्टि ने तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद हमें ऐसा संविधान दिया जो समय की कसौटी पर खरा उतरा, जिसने हर समय हमारा मार्गदर्शन किया और देशवासियों की आकांक्षाओं को पूरा किया। संविधान को सर्वोपरि बताते हुए शाह ने कहा कि यह संविधान ही है जिसके कारण भारत आज दुनिया में पथ प्रदर्शक की भूमिका में आ रहा है। उन्होंने कहा कि हमारा संविधान दुनिया के संविधानों की नकल नहीं है। हमने कुछ तत्व लिए, लेकिन हमारी परिस्थितियां भी अलग हैं। हमने अलग कुछ किया तो सबसे अच्छा लिया और अपनी परंपराओं को नहीं छोड़ा। विपक्ष को आड़े हाथों लेते हुए शाह ने कहा कि आज संविधान की किताब जेब में रखकर घूमने वाले और हमारे ऊपर संविधान से छेड़छाड़ का आरोप लगाने वाले ये न भूलें कि कभी इसी संविधान का गला आपातकाल लगाकर घोटा गया था और इसी संविधान की शपथ लेने के बावजूद निर्वाचित सरकारों को गिराया गया था। उन्होंने संविधान के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता जताते हुए कहा कि इस संविधान की रक्षा के लिए हर संभव कदम उठाए जाएंगे और सरकार इस संविधान के मार्गदर्शन पर चलते हुए देश को विकास की ऊंचाइयों पर ले जाएगी। तो संसद समाचार में बस इतना ही। आगे देखिए समाचार हमारे साथ, लेकिन रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे।